हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास है। देखिए 2 घंटे में पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो बाद में उनको रोना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, अब की बार हमें इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आना है और आज का ये वीडियो महा मैराथन क्लास है, यानी कि इंग्लिश में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो पूरे 2 घंटे जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेगा वो 24 फरवरी को 100 में 95 प्लस लेकर आएगा। और अब की बार हमारा टारगेट है 100 नंबर पूरे के पूरे हमें लेकर आने हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। जैसे हमने हिंदी में फोड़कर हम आए हैं वैसे ही इंग्लिश में हम आग लगाकर आएंगे और 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पानी वानी लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये 2 घंटे की क्लास है। देख लेंगे तो आप लोग 24 फरवरी को हल्ला बोल कर आएंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपका इंग्लिश जो है वो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। इन चारों सेक्शन को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा इंग्लिश ही मैं खत्म कर दूंगा। जैसा आपका पेपर आता है वैसा पूरा इंग्लिश मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। सेक्शन ए आपका कितने नंबर का होता है? देखिए यहां पर सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है, ठीक है, जो कि रहता है 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन होगा। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर लिखना होगा। 15 नंबर आपका क्लियर रहेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना है ताकि 15 के 15 पूरे नंबर मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आता है सेक्शन बी, जो कि है राइटिंग सेक्शन। ये टोटल 20 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 10 नंबर का आर्टिकल आएगा, 10 नंबर का लेटर आएगा। कौन कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, कैसे आपको आर्टिकल लिखना है वो मैं बताऊंगा, यानी कि पूरी इंग्लिश में खत्म करवाऊंगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर लेटर राइटिंग, लेटर आपको कैसे लिखना है। फिर सेक्शन सी आपका ग्रामर है, 25 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, होमोफोन्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये टोटल 25 नंबर का रहेगा। अभी आपका सेक्शन डी है, उसको भी देखते हैं क्या पढ़ेंगे। सेक्शन डी आपका लिटरेचर है भैया, सबसे ज्यादा नंबर का यही रहता है, 40 नंबर का सेक्शन डी रहेगा। इसमें क्या आता है, प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रोज जो होगा ये 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। इससे क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से आएंगे। पोएट्री में आपका ये 10 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का आपका आएगा स्टैंजा और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका क्या रहेगा, 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। टोटल 40 नंबर का आपका सेक्शन डी रहेगा। तो चलिए आज के इस महामैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन ए रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन ए जो रीडिंग होगा भैया 10 नंबर का रहेगा, पूरे 10 नंबर का। अब सॉरी, पूरे 15 नंबर का ये आपका रहेगा अनसीन पैसेज। देखिए इसमें होगा क्या, एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको, जैसे यहां पर है, देखिए इट इज ओनली, पहले हम पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर हमें लाने हैं भैया, तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू, ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन time of adversity. He faces the adversity with his strong will and determination. He has a will to do nothing can stand in his way. He can conquer all obstacles to achieve his mission, since his objective is noble and worthy. In the day of prosperity and pleasure we sleep and enjoy and know not what we are, but in adversity the inner man wake up एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। ये आपका इतना बड़ा पैसेज दे दिया गया। अब देखिए इसमें 5 क्वेश्चन नीचे रहेंगे, देखिए इसी पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, सेकंड है आपका व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी, मतलब 5 क्वेश्चन है। तो भैया सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा, पहले इसका अर्थ समझेंगे तभी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले इसका अर्थ मैं बता देता हूं। देखिए मुझे तो अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक मनुष्य की खोज होती है। अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि चरित्रवान, ए मैन ऑफ कैरेक्टर चरित्रवान, ऑफ नोबल इंटेंशन इसका मतलब क्या होगा, नेक इरादे वाले, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू यानी कि मजबूत और मजबूत काया वाले, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। वो क्या करता है, वो व्यक्ति विपत्ति के समय भी अपनी योग्यता साबित करता है। मतलब कहा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक मनुष्य की खोज होती है, और चरित्रवान, नेक इरादे वाला, मजबूत काया वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वो विपत्ति के समय भी अपनी योग्यता साबित करता है, ठीक है। आगे देखिए ही फेसेस द एडवर्सिटी, वो क्या करता है, अपनी दृढ़ वो जो है अपनी योग्यता साबित करता है, और वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करता है। देखिए ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटरमाइनेशन, मतलब क्या होगा, वो अपनी दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करता है। इट ही हैज ए विल टू डू ए थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, मतलब अगर उसके पास कुछ करने की इच्छा है तो उसके रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। He can conquer of all obstacle to achieve his mission since his object is noble and worthy, ठीक है। मतलब वो अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। In the day of prosperity and pleasure we sleep and enjoy and know not what we are, ठीक है। मतलब इसका क्या होगा कि समृद्ध और आनंद के दिनों में, देखिए इन द डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, यानी कि समृद्धि और आनंद के दिनों में वी स्लीप हम सोते हैं, एंड एंजॉय और एंजॉय करते हैं, एंड नो दैट व्हाट वी आर और हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। मतलब समृद्धि और आनंद के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं और हम नहीं जानते क्या है। बट इन एडवर्सिटी द इनर मैन वेक्स अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेकिन क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में भीतर का मनुष्य जाग उठता है और हमें अपनी असली ताकत और कमजोरी का पता चल जाता है। यानी कि जब हम बहुत खुश रहेंगे तो हमें कुछ एहसास नहीं होगा, आराम से टहलेंगे घूमेंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आएगा तो हमारे अंदर का जो असली ताकत है, असली कमजोरी है, वो हमें पता लग जाती है, ठीक है। तो भैया अब चलिए इसके नीचे जो आंसर है उसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि जो रियल मैन है उसकी खोज कब हुई। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है, कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहां पर दिया गया है इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बाहर से नहीं ढूंढना। तो हम यहां पर लिख देंगे इसका आंसर। देखिए 3-3 नंबर हम क्लियर करेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख के, ठीक है। तो देखिए द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि असली आदमी की खोज कब हुई। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है नीचे देख लेते हैं हम एक बार। देखिए व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, वास्तविक मनुष्य की खोज कब हुई। तो देखिए द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि वास्तविक मनुष्य की खोज विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि मनुष्य अपनी विपत्ति में अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करता है। तो देखिए ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थी इवन इन डाइवर्सिटी। देखिए सब दिया गया है, देखिए कहां है, यहां पर देखिए ये, ठीक है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल, यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है, बस हो गया। तो यही हमें दिया गया है, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, मतलब चरित्रवान, नेक इरादे वाला, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। क्योंकि क्वेश्चन आपका था व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी योग्यता कौन साबित करता है, तो यही गुण वाले साबित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी होगा, 3-3 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग सर्च कीजिए 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, जाइए देखिए
देखिए जरूर, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है हु कैन कंक्योर हिज मिशन, यानी कि उस अपने मिशन को कौन जीत सकता है, हु कैन कंक्योर हिज मिशन। तो देखिए यहां पर है ये रियल मैन विथ नोबेल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन, यानी कि महान और योग्य उद्देश्य वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने मिशन को जीत सकता है, मतलब वो महान होना चाहिए, उसका जो उद्देश्य है योग्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज, मतलब आपको करना क्या है, जो पैसेज है, देखिए ये पैसेज है, ठीक है। इसमें देखिए इतने के नीचे अंडरलाइन दिया गया है द इनर मैन वेक्स, इसका मीनिंग अपने शब्दों में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए द इनर मैन इज एन अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, यानी कि आंतरिक मनुष्य व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक तरीका है, ठीक है, ये बताया गया है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आपको वोकेबुलरी देखने को मिलेगा। पहला देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि पैसेज में सेल्फिश का अपोजिट वर्ड कौन सा है। तो देखिए यहां पर दिया होगा कहीं से याद, ये देखिए सेल्फिश का अपोजिट है सेल्फलेस, ठीक है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम निस्वार्थी, ठीक है, निस्वार्थ। तो यहां पर आपको लिख देना है, देखिए स्वार्थ होता है, सेल्फिश का सेल्फलेस हो जाएगा, ये हमें दिया गया है। पांचवा लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस माइजरी, इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब माइजरी है। माइजरी का मतलब क्या होता है बताइए, माइजरी का मतलब होता है दुख, ठीक है, क्या होता है, दुख। तो देखिए इसका क्या हम करेंगे, देखिए यहां पर माइजरी का जो एंटोनिम होगा वो एडवर्सिटी होगा, और इसमें कहीं एडवर्सिटी दिया होगा, देखिए कहां दिया गया है, ढूंढिए, ये देखिए एडवर्सिटी दिया गया, बस इसी को लिख देंगे, ठीक, हम लिख देंगे इसी को, सेकंड है एडवर्सिटी, ये देखिए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे 1 2 करके। थर्ड देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज, यानी कि पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ बाधा है, ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो पैसेज आपका जो वर्ड है वो है हिंड्रेंस, देखिए कहीं यहां पर हिंड्रेंस दिया गया है पूरे पैसेज में, हम ढूंढेंगे, जैसे आप ढूंढेंगे ना बोर्ड परीक्षा में, वैसे हम भी यहां पर ढूंढ रहे हैं, हिंड्रेंस 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 कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ढूंढ सकते हैं, इसमें होगा कहीं, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर हम लिख देंगे हिंड्रेंस, ठीक है। इस पैसेज में जो हिंड्रेंस है वो क्या है, इसका मतलब भी बाधा होता है, क्योंकि ये जो है ऑब्स्टेकल का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बस यही हमारा पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, 15 नंबर क्लियर। देखिए पहले का दिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 क्वेश्चन था, 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। देखिए 5 क्वेश्चन का मतलब ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 करके दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना होता है। पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही मिलेगा, जो क्वेश्चन है उसका आंसर पैसेज में मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग पता ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सेक्शन ए था। अब चलिए चलते हैं सेक्शन बी पर, 15 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। ऐसे ही हम पूरे इंग्लिश को पढ़ेंगे इस वीडियो में, पूरे इंग्लिश को भैया, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। इसमें आर्टिकल राइटिंग हम पढ़ेंगे। आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आता है। तो आर्टिकल कैसे लिखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए आर्टिकल जब आप लिखें तो आर्टिकल को 2-3 पैसेजेस में लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल लिख दिया। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। आर्टिकल में ये हाउ टू प्रूव प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी को उचित स्वास्थ्य सेवा कैसे प्रदान करें, ठीक है। और भी 2-3 आर्टिकल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी आर्टिकल हैं आगे, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी को उचित स्वास्थ्य सेवा कैसे प्रदान हम करें, ठीक है। इस पर आर्टिकल हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आर्टिकल लिखने के लिए, देखिए मैंने यहां पर आपको पैसेजेस में लिखना, जैसे एक पैसेज यहां फिनिश हुआ, दूसरा पैसेज देखिए यहां पर फिनिश हुआ, ठीक है। मतलब आपको पैसेजेस में आर्टिकल लिखना है, 2-3 पैसेज में, एक सीरियल से एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल नहीं लिखना। देखिए जैसे देखिए, वी ऑल नो दैट इन इंडिया ए कॉमन पर्सन इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, बट इफ वी ऑल थिंक सिमिलरली वी शुड ऑल बिकम गुड डॉक्टर।
whether we are in government or the private sector। इसका मतलब क्या होगा, देखिए we all know, हम सभी जानते हैं that कि in India ये common person is facing, यानी कि in India भारत में एक common person, एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है, is facing, सामना करता है many problem, कई समस्याओं का regarding health, अपने स्वास्थ्य को लेकर, but लेकिन if we all think similarly, अगर हम लोग सभी ऐसा ही सोचें तो we should all become good doctor, हम सभी एक अच्छा डॉक्टर हमें बनना चाहिए, whether we are in government or the private sector, चाहे हम सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि भारत में एक आम आदमी स्वास्थ्य को लेकर कई समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन अगर हम सभी ऐसा सोचें तो हम सभी को अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, चाहे हमें सरकारी क्षेत्र में चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र में। आगे देखिए, commercialization of healthcare is a good for the people who can afford the best care, but some provisions should be made in all private hospital for poor people, common people and all those who must be helped financially। देखिए यहां तक मैंने एक पैसेज में लिख दिया, अब थोड़ा लाइन छोड़ के दूसरे पैसेज में लिखिए। देखिए, commercialization of healthcare is good for the people, यानी कि स्वास्थ्य सेवा का जो व्यवसायीकरण है, कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है व्यवसायीकरण, वो उन लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है, हु जो कैन अफोर्ड द बेस्ट केयर, जो अच्छी देखभाल कर सकते हैं, बट सम प्रोविजन शुड बी मेड इन ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन कुछ ऐसे, ठीक है, लेकिन सभी निजी अस्पतालों में क्या होता है, गरीबों के लिए, जैसे बहुत सारे लोग गरीब हैं, ठीक है, आम लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। देखिए, बट सम प्रोविजन शुड बी मेड इन ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर पुअर पीपुल, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ठीक है, सभी निजी अस्पतालों में गरीब लोगों, आम आदमियों के लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए, कॉमन मैन, ठीक है, एंड ऑल दोज हु मस्ट बी हेल्प फाइनेंशियली, और जहां तक हो सके उनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा का व्यवसायीकरण उन लोगों के लिए अच्छा है जो सबसे अच्छी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन सभी निजी अस्पतालों में गरीब लोगों, आम लोगों और उन सभी के लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए जिनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। देखिए, दीज प्रोविजन में बी प्रोवाइडेड बीपीएल कार्ड होल्डर, पर्सन हैविंग लो एनुअल सैलरी एंड सिमिलर अदर पीपल, यानी कि ये जो प्रावधान है किनके लिए होना चाहिए, दीज प्रोविजन में बी प्रोवाइडेड टू बीपीएल कार्ड होल्डर, यानी कि ये जो है प्रावधान बीपीएल कार्ड धारकों या कम वार्षिक वेतन वाले व्यक्तियों, देखिए, पर्सन हैविंग लो एनुअल सैलरी, जिनकी कम वार्षिक वेतन है, एंड सिमिलर अदर पीपल, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ये प्रदान होना चाहिए। मतलब जो ये सुविधा कहा जा रहा है, ये उन लोगों को मिलना चाहिए जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, कार्ड धारक हैं, बहुत गरीब हैं, ठीक है, और जो कम वार्षिक आय, जिनकी वार्षिक आय बहुत ज्यादा कम है, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, आगे भी है, थोड़ा बड़ा लिखना है हमें, देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है द इंफ्रास्ट्रक्चर सीन टुडे इन गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल हॉस्पिटल इज टू पुअर, यानी कि द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सीन टुडे, आज देखा जा सकता है, इन गवर्नमेंट सरकारी एंड म्यूनिसिपल हॉस्पिटल टू द पुअर, यानी कि और नगर निगम के अस्पतालों में, यानी कि सरकारी और नगर निगम के अस्पतालों में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखा जा सकता है, वो बहुत खराब है, इज टू पुअर, वो बहुत खराब है। द डॉक्टर्स डू नॉट वर्क विथ एज मच डेडिकेशन एज दे do at their own personal clinic, यानी कि the doctor do not work with as much dedication, जो वहां के डॉक्टर हैं वो उतने समर्पण के साथ काम नहीं करना चाहते, as they, जितना वे do their own personal clinic, जितना वे अपने पर्सनल क्लिनिक पर काम करते हैं। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर उतने समर्पण के साथ काम नहीं करना चाहते जितना वे अपने निजी क्लिनिक से करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना निजी है भैया, तो वो अपने निजी में थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, दवाई देंगे, और जो सरकारी है उसमें थोड़ा वो प्रॉब्लम कर देते हैं। आगे देखिए, सैनिटेशन प्रॉब्लम आर आल्सो सीन इन पब्लिक हॉस्पिटल, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, जो साफ सफाई है, ठीक है, तो सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की भी समस्या देखी जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड आल्सो हैव सम अरेंजमेंट फॉर द पुअर टू सब्सिडाइज कॉस्टली मेडिसिन, ठीक है, और जो हमारी सरकार है, ठीक है, सरकारी अस्पताल जो हैं, सरकार को गरीबों के लिए महंगी दवाइयों पर सब्सिडी की भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते, लिख देते हैं भैया जाओ बाहर से दवा ले आओ, बाहर से पैसे होंगे तभी तो दवा लाएंगे, तो सरकार को गरीबों के लिए कुछ दवाइयों में भी उनको थोड़ी बहुत सब्सिडी की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, दे मे डू सो बाय मेकिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू रिड्यूस देयर प्राइस सुइटेबली, ठीक है,
और जो ऐसा वे दवा कंपनियों को अपनी कीमतें उपयुक्त रूप में कम करने के लिए कहकर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे, सच मेजर विल डेफिनेटली हेल्प टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। सच मेजर, ऐसे उपाय, विल डेफिनेटली निश्चित रूप से हेल्प, सहायता करेंगे, टू प्रोवाइड यानी कि प्रदान करने में, बेटर हेल्थ केयर, बेहतर स्वास्थ्य, टू द कॉमन मैन यानी कि आम आदमी को। तो ऐसे उपाय अगर हो गए भैया तो निश्चित रूप से आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करेंगे। ये सब सुविधाएं हो जाए तो भैया जो गरीब हैं उनको भी अच्छे से इलाज मिल सकेगा, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज गरीब लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं सरकारी अस्पताल में दवा कराते हैं, सरकारी अस्पताल में लिख दिया गया भैया जाओ बाहर से दवा ले आओ, बाहर गए दवा बहुत महंगी महंगी है, कहां से देंगे वो। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था करनी चाहिए, तभी एक कॉमन मैन, एक जो आम आदमी है वो उचित स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल राइटिंग, ऐसे लिखना है 2-3 पैराग्राफ्स में, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, लेटर राइटिंग। अब देखिए हम लिखेंगे लेटर राइटिंग, कंप्लेंट लेटर हम लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल यानी कि अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए, योर कॉलेज अपने कॉलेज के, टू कंप्लेन यानी कि शिकायत करने के लिए, अगेंस्ट द शॉर्टेज यानी कि आप बुक्स यानी कि बुक्स की कमी इन योर कॉलेज लाइब्रेरी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में, यानी कि अपने महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी की शिकायत करते हुए अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कैसे लिखोगे बताओ, देखिए तरीका समझिए, पत्र तो आप लिख ही देंगे लेकिन सही तरीका पता है भैया तो किसी टॉपिक पर आप पत्र लिख देंगे। ऐसा नहीं कि आप रटकर चले जाएंगे यही आ जाएगा, मैं नहीं कह सकता कि यही आएगा, किसी चीज की गारंटी मैं नहीं लेता कि हाँ भैया ये वाला लेटर पढ़ लो यही आएगा। तरीका समझिए, कुछ भी आए आप लिख देंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कैसे लिखते हैं लेटर। चलिए देखते हैं। तो देखिए जब आप लेटर लिखने चले तो ऊपर आपको हेडिंग डालना है लेटर राइटिंग। ठीक है, कंप्लेंट लेटर आप लिख रहे हैं तो देखिए पहले आपको लिखना है कि आप लेटर कहां लिख रहे हैं, फिर किसके पास लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है नीचे। देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं जैसे 754 नेहरू नगर भोपाल 24 फरवरी 2000 XX। ठीक है, हमने लिख दिया, मतलब यहां पर हम लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल भोपाल यानी कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई जरूरी नहीं आप भोपाल ही लिखें, अपना शहर भी लिख सकते हैं, जैसे हम गोंडा से तो गोंडा भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे पहले लिखना है कि आप कहां लिख रहे हैं पत्र, किसको लिख रहे हैं। अब आपको लिखना है किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, आखिर आपका टॉपिक क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के संबंध में शिकायत पत्र। ठीक है, लिखा हमने। अब पहले आपने लिखा कहां लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं। अब लिखना है रेस्पेक्टेड सब, फिर अपना प्रॉब्लम एक पैराग्राफ में लिख देना। देखिए हम लिख रहे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन द अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी यानी कि एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, यूनियन आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज के, ठीक है, द अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज के पुस्तकालय की असंतोषजनक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मतलब वो जो है प्रिंसिपल का ध्यान अपने स्कूल में जो पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है उस पर वो लाना चाहते हैं। इट इज रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस दैट द बुक शेल्फ्स आर कवर्ड विथ डस्ट एंड द बुक्स आर आल्सो इन ए वेरी बैड कंडीशन। मतलब इट इज रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, यह वास्तव में बड़े दुख की बात है दैट की द बुक शेल्फ्स आर कवर्ड विथ डस्ट यानी कि जो किताबें हैं, किताबों की अलमारियां हैं वो धूल से सनी हुई हैं, मतलब उस पर धूल पड़े हुए हैं। एंड द बुक्स आर आल्सो इन बैड कंडीशन, और जो किताबें हैं वो बहुत ही बुरी अवस्था में है, मतलब बहुत खराब स्थिति में है। ठीक है, मतलब वहां की जो किताबें हैं लाइब्रेरी है उस पर धूल जमी हुई है। अब क्या करेंगे हम लोग, सफिशिएंट सीटिंग एंड प्रॉपर रीडिंग फैसिलिटी आर आल्सो एब्सेंट, और पर्याप्त बैठने और उचित पढ़ने की सुविधा भी नहीं है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। मतलब वहां पर पर्याप्त रूप से बैठने और पढ़ने की सुविधा भी अनुपस्थित है। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बी रिक्वेस्टेड यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक द नेसेसरी स्टेप टू मेक द लाइब्रेरी यूजफुल फॉर अस। तो बी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे निवेदन करते हैं, टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक द नेसेसरी स्टेप, यानी कि आप इस मैटर को देखिए, इन समस्याओं को देखिए और अपना एक स्टेप, अपना एक कदम उठाइए। ठीक है, टू मेक द लाइब्रेरी यूजफुल फॉर अस, यानी कि ताकि लाइब्रेरी हमारे लिए यूजफुल बन सके। अभी कहा जा रहा है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले को देखें और पुस्तकालय को हमारे लिए उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ।
नाम नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो जब आप लेटर लिखें स्टूडेंट तो क्या करें, सबसे पहले आप लिखिए कि कहां हम लेटर लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं और किस विषय पर लिख रहे हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर लिखकर आप लोगों को अपना पूरा प्रॉब्लम लिखना है। उसके बाद में आपको योर ओबीडियंटली लिखकर XYZ लिख देना है। तो भैया इस तरह से लिखोगे लेटर तो मिलेंगे 10 में 10 नंबर, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा सेक्शन सी, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सेक्शन सी जो आपका होता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होता है। इसमें मैंने बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से लेकर आपके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सभी टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, हिज मदर सैड द सन इज वेरी हॉट टूडे, यानी कि उसकी माता जी ने कहा सूर्य आज बहुत गर्म है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको जो इन्वर्टेड कामा के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच होता है इसको देखना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है। तो देखिए ये आपका कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। और टेंस कौन सा है, देखिए इजारम है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर यहां पर जो द सन इज वेरी हॉट टुडे है ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर इतना होता द सन इज वेरी हॉट तब तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हाँ सूर्य बहुत गर्म है, लेकिन यहां पर टुडे की बात किया जा रहा है, यानी कि आज की बात की जा रही है। तो आज हो सकता है गर्म है, हो सकता हो कल थोड़ा कम रहे, ठीक है, ठंडी हो जाए। तो देखिए आज की बात हो रही है तो यहां पर इज की जगह पर हम वाज लगाएंगे। अगर इतना ही होता द सन इज वेरी हॉट तो हम इज को इज ही रहने देते, ठीक है। टुडे की बात किया जा रहा है यानी कि आज की, तब हम वाज कर देंगे। तो लिखेंगे हिज मदर सैड, हिज मदर सैड, ठीक है। अब बीच में हम लगाएंगे दैट, हिज मदर सैड दैट, ठीक है। अब देखिए द सन, बाकी ऐसे हम लिख देंगे द सन इज को हम वाज में बदल देंगे। देखिए मैंने बताया था कि हमेशा सत्य रहने वाली बात के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन इज वेरी हॉट, ठीक है। ऐसे ऐसे हमेशा सत्य रहने वाली बात, लेकिन यहां पर टुडे की बात की जा रही है, आज की, तो हम इज को वाज में बदलेंगे, ठीक है। वेरी हॉट, वेरी हॉट टुडे, टुडे को किस में बदल देंगे, ठीक है। टुडे को हम दैट डे में बदलते हैं, THET दैट और DYA डे, ठीक है। तो हिज मदर सैड दैट द सन वाज वेरी हॉट दैट डे, क्योंकि देखिए अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिज मदर सैड दैट द सन वाज वेरी हॉट टुडे, ठीक है, समझ में आया। यानी कि आज की बात की जा रही है तो हमने टेंस में परिवर्तन कर दिया। दूसरा देखिए, आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव, यानी कि मैंने उससे कहा तुम कहां रहती हो। तो देखिए यहां पर आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, देखिए वेयर आगे लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सबसे पहली चीज। अब आप देखिए कौन सा टेंस है, देखिए डू लगा है, डू किस में लगता है, डू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहले तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, अगर हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो लिखेंगे यहां पर आई। अब देखिए इनडायरेक्ट जो आपका अगर मान रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ कैसे लिखते हैं वो भी जान लीजिए। देखिए हम इंक्वायर्ड ऑफ इस प्रकार से लिखते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो चाहे आप आस्क्ड लिखिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ लिखिए, अब हर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हमें दैट नहीं लगाना होता, जैसे इसमें हम दैट कंजक्शन दैट का यूज करते हैं क्योंकि ये असर्टिव है। अगर इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन वर्ड आया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, तो यहां पर लिख देंगे वेयर, ठीक है, वेयर हमने लिख दिया। देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया था तब तो हम इफ या वेदर का यूज करते, लेकिन वेयर आ गया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही हम लिख देंगे, ये रूल है, ठीक है। अब देखिए यू, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर का सब्जेक्टिव केस होगा सी, ठीक है, सी। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो लिव की जगह पर लिव्ड कर देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड, बस हो गया,
ठीक है, सिंपल सा है, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा तीसरा देखिए, तीसरा हमारा थोड़ा डिफरेंट है। मैंने तीनों सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस लिया। देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। ठीक है, मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, यानी कि उन्होंने मुझको एडवाइस दिया। आप एडवाइस्ड का भी यूज कर सकते हैं या फिर आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर, तो लिखेंगे माई फादर, माई फादर। अब यहां पर आप एडवाइस लिख सकते हैं क्योंकि वो एडवाइस दे रहे हैं कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे? जैसे यहां एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते हैं, ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो माई फादर एडवाइस्ड मी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ना तो हम टू का यूज करेंगे, ना ही हम यहां पर दैट फॉर, ना तो हम यहां पर दैट का यूज करेंगे, ना तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। यहां पर हम नॉट टू लिखेंगे। देखिए इंपरेटिव में हम टू से लिखते हैं, लेकिन डू नॉट है तो नॉट टू लिखेंगे। ठीक है, नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर, द ओल्ड बेगर। ठीक है, तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर। बस ये हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं, समझ में भी आना चाहिए। बताने को तो मैं बहुत स्पीड से बताते हुए चला जाऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है ही रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही विल विन द रेस, वह दौड़ जीत लेगा। ठीक है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है ही विल विन द रेस, वह रेस जीत लेगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना, जो ब्रेकेट में लिखा है उसी में बदलना है। तो इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि दोनों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस में बदलिए। ठीक है, यही होगा सिंथेसिस। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर सिंपल सेंटेंस में बदलना, तो लिखेंगे बाई रनिंग वेरी फास्ट, बाई रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। ठीक है, तो बाय रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस, यानी कि बहुत तेज दौड़कर वह रेस जीत गया, वह दौड़ जीत गया। ठीक है, या वह दौड़ जीत जाएगा, क्योंकि ही विल लगा है। ठीक है, तो बहुत तेज दौड़कर वह दौड़ जीत जाएगा। ठीक है, बस हो गया। ऊपर क्या था? वह बहुत तेज दौड़ता है, वह रेस जीत जाएगा। नीचे क्या है? बहुत तेज दौड़कर वह रेस जीत जाएगा। दोनों सेम है, मीनिंग सेम है, बट इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। यही होगा सिंथेसिस। ऐसे दूसरा देखिए, द थीफ वाज पनिश्ड, यानी कि चोर को सजा दिया गया। ठीक है, द थीफ वाज फाइंड, और चोर पर जुर्माना लगाया गया। ठीक है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। ये फाइंड है, FIND, फाइंड का मतलब होता है जुर्माना लगाना। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कंपाउंड बदलेंगे, तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड। देखिए पनिश्ड भी किया गया और फाइंड भी किया गया, तो फाइंड को भी लिख देंगे। तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड। ठीक है, यानी कि चोर को सजा दी गई और जुर्माना लगाया गया। सेम प्रोसेस, दोनों का मीनिंग सेम है, बट ऊपर क्या था? द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। तो यहां पर लिख दिया मैंने द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, दोनों को साथ में लिख दिया, बस हो गया। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए, सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे? तो सिंपल सा आगे लिख देंगे अल्दो। अल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, तो अल्दो सी इज रिच, ठीक है, सी इज नॉट हैप्पी। ठीक है, सी इज नॉट हैप्पी। तो अल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह गरीब है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ठीक है, तो यद्यपि वह गरीब है, वह खुश नहीं है। यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर क्या था? सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है, वह खुश नहीं है। देखिए अमीर कहिएगा। ठीक है, अल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ठीक है, बस हो गया। ये भी आपका सिंथेसिस हो चुका है। तो इसके भी 3 टॉपिक हमने देख लिए, 3 क्वेश्चन ये भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसका मतलब होता है सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे देखिए फर्स्ट है मदन राइट्स ए लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, ठीक है। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, यानी कि इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना, जो ब्रेकेट में दिया गया है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मीनिंग इसका भी ना बदले, ठीक है। तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले इसको पहचानिए कौन सा टेंस है। मदन राइट्स ए लेटर, देखिए इसमें राइट में एस या ईएस लगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको हम बदलेंगे किसमें, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पहले देखिए पैसिव वॉइस में बदलते समय पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मदन एक पत्र लिखता है, तो क्या कौन लिखता है, मदन। कौन का प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। क्या लिखता है, क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो एक पत्र, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा ए लेटर, और हम पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज आर एम का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ए लेटर इज। अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। देखिए पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो रिटर्न, ये लेटर इज रिटर्न। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई मदन, ठीक है, बस हो गया। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज आर एम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, तो ए लेटर इज रिटन बाय मदन, बस हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, यानी कि बहुत कम गेम इतने पॉपुलर है जितना कि क्रिकेट, ठीक है। इसको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे यहां पर क्रिकेट इज, पहले क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट कौन पॉपुलर है, क्रिकेट, तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, more popular that most other games, most other गेम्स, ठीक है। यानी कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर दैट मोस्ट अदर गेम्स, यानी कि क्रिकेट अन्य खेलों की तुलना में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, बस हो गया। ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। अब फिर तीसरा देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस, यानी कि रन द रेस, तो वह इस रेस को दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, ओल्ड है, ठीक है। इसको रिमूव टू, इसमें टी डबल ओ वाला टू हटाना है, तो देखिए जब हम टी डबल ओ वाला टू हटाते हैं तो सो जोड़ देते हैं, सो, तो ही इज सो ओल्ड, ठीक है। बीच में हम डैट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखकर कैन नॉट लिख देंगे, सब्जेक्ट है ही, इसके साथ कैन नॉट जोड़ देंगे, कैन नॉट, ठीक है। फिर हम लिख देंगे बाकी को, रन द रेस, रन द रेस, ठीक है। तो ही इज सो ओल्ड दैट, यहां पर दैट लिख दीजिएगा, सॉरी, दैट ही कैन नॉट रन द रेस, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि वह रेस नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस, बस हो गया, ठीक है। ये तीसरा हो गया हमारा, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके भी तीन क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स, ठीक है, चौथा टॉपिक सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें गलती होगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखिए, रोहन बीट्स हिम बाय ये स्टिक, यानी कि रोहन ने उसे एक छड़ी से पीटा, ठीक है। तो इसमें गलती क्या, देखिए रोहन बीट्स हिम। अब देखिए छड़ी है तो छड़ी के लिए हम बाय नहीं लगाएंगे, विथ लिखेंगे, ठीक है, विथ आ स्टिक, बाई नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी चीज से, किसी वस्तु से पीटा जा रहा है तो हम विथ लगाएंगे, ठीक है, से की अंग्रेजी। तो रोहन बीट्स हिम विथ ये स्टिक, यानी कि रोहन ने उसे एक छड़ी से पीटा, बस हो गया। अच्छा दूसरा देखिए, आपने पढ़ा होगा जब आप एप्लीकेशन पहले लिखते थे चोरी चुपके, देखिए ही इज इल फ्रॉम फीवर, वह बुखार से बीमार है, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, देखिए ही इज। अब देखिए इल नहीं लिखते, हम सफरिंग लिखते हैं यहां पर, सफरिंग। आपने लिखा होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एप्लीकेशन जब छोटे छोटे थे, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इल नहीं लिखेंगे यहां पर, ठीक है। तो फ्रॉम फीवर, वह बुखार से बीमार है। फिर तीसरा देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है। इसमें गलती क्या, देखिए सन के आगे हम हमेशा द लगाते हैं, तो द सन राइजेज इन, अब ईस्ट के आगे भी द लगाते हैं, इन द ईस्ट, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही होगा, ठीक है। तो यही सब छोटी छोटी गलतियां होंगी जो सही करना होगा, मिस्टेक्स होगा, उसी को हम बोलेंगे सिंटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या है, कुछ खास नहीं है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जैसे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, एट एवरी स्टेप, इसका मीनिंग लिखना है, फिर इसे सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एट एवरी स्टेप का मतलब होता है ऑलवेज, यानी कि हमेशा, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिख देंगे,
ऑलवेज इसका मतलब होता है हमेशा। तो हम लिखेंगे यहां पर आई फेस, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, आई फेस ट्रैवल्स, ट्रैवल्स, ठीक है। अब ब्लैक पेन का यूज करेंगे जो हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, ठीक है, इन माई लाइफ, ठीक है। तो आई फेस ट्राउबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, यानी कि मैं अपने जीवन में हमेशा ट्राउबल्स, यानी कि ट्राउबल्स का मतलब होता है परेशानियों का सामना करता हूं। आई फेस ट्राउबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करता हूं, यानी कि परेशानियों का सामना करता हूं। तो देखिए एट एवरी स्टेप मैंने इस सेंटेंस में यूज कर दिया, यही होगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर दूसरा देखिए एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है? एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत पास, या फिर आप लिख सकते हैं नियर, पास, ठीक है। नियर का मतलब क्या होता है? पास। तो देखिए माई कॉलेज ऐसे लिख देंगे, माई कॉलेज इज एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है, फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। तो माई कॉलेज इज ये स्टेन्स थ्रो, इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि जो मेरा कॉलेज है वो मेरे घर से बहुत पास है, ठीक है, घर के बहुत पास है। माई कॉलेज इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, हो गया, दूसरा भी हो गया। एक और इसमें है, इनको भी देख लेते हैं तब हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए तीसरे हमारे हैं बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी प्रकार से, बाई एनी वे, बाई एनी वे। तो बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होगा किसी भी प्रकार से, बाई एनी वे। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से पास होना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे पैसा देना पड़े, चाहे किसी से लिखाना पड़े, चाहे हमें नकल करना पड़े, किसी प्रकार से वो पास होना चाहते हैं बस, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, सभी नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो देखिए नाउ ए डेज, इसका मतलब होता है आजकल, ठीक है। द स्टूडेंट्स वांट टू पास, ठीक है, बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है। तो नाउ ये डेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि आजकल के विद्यार्थी किसी भी प्रकार से पास होना चाहते हैं, चाहे जैसे वो पास हो जाए, ठीक है, मतलब उनको पास होना है किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक, ठीक है, सिंटैक्स। पांचवा टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हो, ये छठवां टॉपिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए जैसे देखिए जेंट का मतलब क्या होता है? देखिए जेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिख दीजिएगा। इसका एंटोनिम होगा डॉर्फ का मतलब होता है बौना, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा। तो जेंट का मतलब बहुत बड़ा, डॉर्फ का मतलब बहुत छोटा। आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है क्योंकि दोनों के अर्थ विपरीत है। फिर दूसरा देखिए फाउल का मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो फेयर का मतलब होता है साफ या गोरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरा देखिए फाल्स का मतलब होता है गलत, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रू का मतलब होगा सही, ठीक है। तो यही एंटोनिम्स होता है कि विपरीत अर्थ ये एक दूसरे से रखते हैं, ठीक है, दैट्स एंटोनिम्स। ऐसे आता है सिनोनिम्स का मतलब होता है जो समानार्थी शब्द रखते हो, जिनके अर्थ समान हो। जैसे देखिए ओरल का मतलब होता है मौखिक, तो इसका हो जाएगा वर्बल का मतलब भी होता है मौखिक, मतलब दोनों के अर्थ समान है, केवल वर्ड अलग अलग होंगे। दूसरा देखिए ओवरकम का मतलब होता है हराना, तो इसका हो जाएगा कंक्योर, या आप लिख सकते हैं डिफीट। इन दोनों का मतलब भी होता है हराना। ओवरकम का मतलब भी हराना, और कंक्योर और डिफीट का मतलब भी हराना। ऐसे तीसरा देखिए ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील चीजें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंडिसेंट, ठीक है, या आप लिख सकते हैं फिल्थी, ठीक है। तो ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, तो इंडिसेंट और फिल्थी का मतलब भी होगा अश्लील, ठीक है। तो मीनिंग सेम है, बस आपका वर्ड अलग अलग है। तो ये होगा समानार्थी शब्द, इनके अर्थ तो समान होंगे बट इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 7, ठीक है, सॉरी 8।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए फर्स्ट है ए मेडिसिन दैट किल जर्म्स, यानी कि ऐसी दवा जो जर्म्स को मारती है। जर्म्स का मतलब क्या होता है, कीटाणुओं को मारती है, ठीक है। उसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटाणुनाशक, ठीक है। कीटाणुनाशक, जो कीटाणुओं को मारती है कीटाणुनाशक होगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है वो पेस्टिसाइड होगा, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा एनिमल्स व्हिच लिव ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जो दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है, अदर एनिमल्स पर निर्भर हो, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पर जीवित हो, दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट तीसरा वॉकिंग इन ड्रीम, वॉकिंग इन स्लीप, इसका मतलब क्या होता है, सोते समय चलना, सोते हुए चलना, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं सोने में, सोते समय चलने की उनको बीमारी होती है, तो उसको बोलते हैं सोमनेम्बुलिएट, ठीक है। वुलिएट, सोमनेम्बुलिएट का मतलब होता है निंद्रा भ्रमण करना, ठीक है। क्या होता है, निंद्रा भ्रमण करना, मतलब सोते समय भी चलना, निंद्रा भ्रमण करना, नींद में चलना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोमनेम्बुलिएट, ठीक है। वॉकिंग इन स्लीप हो गया। नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें जो हमारा है 9 नंबर टॉपिक, ठीक है, दैट्स अ होमोफोन्स। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। देखिए होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, इसमें आपको दे दिया जाएगा, जैसे देख दिया बेल और बेल, देखिए दोनों पढ़ने में सेम है, लेकिन आपको इसका मीनिंग लिखकर, ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। इसका सेंटेंस में आप यूज कर दीजिए ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए कि इस बेल का मतलब क्या होता है, इस बेल का मतलब क्या होता है। देखिए इस बेल का मतलब होता है जमानत, ठीक है। इस बेल का मतलब होता है गठरी, ठीक है, जो गठरियां होती हैं किसी चीज की। तो जैसे मैंने लिख दिया, चलिए देखते हैं, बेल का मतलब जमानत, ठीक है, या ऐसे लिख देंगे जमानत, लिख सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। अब नीचे हम सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए दिस मर्डरर, दिस मर्डरर, ठीक है, मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है। यानी कि दिस मर्डरर में बी रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि यह कातिल या हत्यारा जमानत पर रिहा हो सकता है, ठीक है। तो बेल का मतलब होता है जमानत, तो इसी बेल को मैंने इसमें यूज कर दिया। अब दूसरे बेल का मतलब होता है गठरी, ठीक है, जो किसी सामान की गठरी हो, किसी चीज की, तो गठरी होता है। जैसे देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं आई परचेज्ड, आई मतलब सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो आई परचेज्ड, ठीक है, वन वेल ऑफ क्वेर्स क्लोथ फ्रॉम द कॉटन मिल, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए आई परचेज्ड वन वेल ऑफ कोर्स क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन मिल्स, यानी कि मैंने जो है सूती मिलों से सूती कपड़ों की एक गठरी खरीदी, ठीक है, मतलब सूती कपड़ों की एक गठरी उन्होंने खरीदी। तो इस बेल का मतलब होता है जमानत, इसका मतलब होता है गठरी। दोनों को सेंटेंस में यूज कर देना ताकि उनका मीनिंग डिफरेंट हो सके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये भी ऐसे ही है, जैसे देखिए डिसीज और डिजीज, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होगा। जैसे इस डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवास, किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है, और इस डिजीज का मतलब होता है रोग, ठीक है। इस डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। देखिए डिसीज, पहले डिसीज को देखते हैं। डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवास, क्या होता है, स्वर्गवास, किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है, तो स्वर्गवास हमने लिख दिया। जैसे हम लिख सकते हैं अंटीमेली डिसीज ऑफ माई अंकल, ठीक है, या फादर लिख सकते हैं, फादर वाज ये ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, ठीक है। तो डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवास। तो अल्टीमेटली डिसीज ऑफ माय फादर वाज ए ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, यानी कि इसका मतलब होगा मेरे पिताजी की आकस्मिक स्वर्गवास से, ठीक है, मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। बोलने वाला वर्ड नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा किसी के साथ ना हो, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए डिजीज का मतलब होता है बीमारी, या आप लिख सकते हैं रोग, ठीक है, बीमारी लिख सकते हैं डिजीज, ठीक है। तो लिख दीजिए कोई बीमारी को, कैंसर इज ये फैटल
डिजीज, यानी कि कैंसर जो है ये एक घातक बीमारी है। बस हो गया, दोनों को मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया, हो गया, ठीक है। अब फिर तीसरा देखिए, एलिजिबल और इलिजिबल दोनों पढ़ने में सेम है। इस एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, योग्य होता है। तो योग्य हमने करते हैं, देखिए यू आर, लिख दीजिए यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ CID इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ CID इंस्पेक्टर, यानी कि तुम CID इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए योग्य हो, ठीक है, यानी कि इसको तुम ले सकते हो। दूसरा देखिए इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, जो अस्पष्ट ना हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, ठीक है। तो योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, यानी कि तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है वो अस्पष्ट है, वो स्पष्ट नहीं है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है, तुम्हारी जो लिखावट है, ठीक। तो ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन इसके भी हो गए। चलिए लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखिए सेक्शन सी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब इसमें आपको हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जैसे देखिए, भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, ठीक है, यानी कि जो विदेशी लोग हैं उन्होंने इस देश को लूटने का प्रयास किया। इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः, ठीक है, देश पुनः समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है बड़ा ये रहेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसको हमें कैसे करना होगा, देखिए जैसे इसको, देखिए हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे देखिए भारतवर्ष एक महान देश है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले ये सोचिए कि कौन महान है, मतलब कोई इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो भारतवर्ष महान है, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को इंडिया, ठीक है, भारत का मतलब इंडिया, ठीक है। इंडिया इज, देखिए है, यानी कि ये कौन सा इज, RM का ये सेंटेंस है। तो इंडिया इज ये ग्रेट कंट्री, ठीक है। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। देखिए सेंटेंस वाइज सेंटेंस बनाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। अतीत का मतलब क्या होगा, पास्ट, जो इसका पास्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे इट्स पास्ट हैज बीन, ठीक है, हैज बीन वेरी, शानदार का मतलब, वेरी का मतलब बहुत, ठीक है, शानदार का मतलब होगा ग्लोरियस, क्या होगा, ग्लोरियस, ठीक है। तो इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, इसका जो अतीत है, जो इसका पास्ट है, भूत है, वो बहुत शानदार रहा है, ठीक है। देखिए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। तो किसने लूटने का प्रयास किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो विदेशी आक्रमणकारी का होगा फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। अब देखिए प्रयास किया, ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रयास करना का होता है ट्राई, ठीक है, और लूटने का इंग्लिश होता है रॉब। तो हम लिखेंगे फॉरेन इन्वेडर्स, किसने लूटने का प्रयास किया, सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो लिखेंगे विदेशी आक्रमणकारी, तो लिखेंगे फॉरेन, ठीक है, इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब होता है विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है। अब प्रयास करना का होता है ट्राई का सेकेंड फॉर्म लेंगे तो ट्राइड, ठीक है। टू, देखिए लूटने का हम लिखेंगे रॉब, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है रॉब, ठीक है। तो ट्राई टू रॉब, अब किसे लूटने का प्रयास किया, इस देश को, तो दिस कंट्री, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। आगे देखिए, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने सिर्फ लूटने का ही नहीं, जो हमारा देश है, इसकी संस्कृति, जो इसकी कल्चर है, तथा इसके ज्ञान विज्ञान, यानी कि जो इसके नॉलेज है, ठीक है, उनको भी मिटाने का प्रयास किया। तो किसने किया, उन्होंने ही, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, दे ट्राइड, यहां पर भी प्रयास करना है, प्रयास किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ट्राई लिखकर उसका सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, दे ट्राइड, ठीक है। टू डेस्ट्रॉय, देखिए मिटाने का होता है डेस्ट्रॉय, तो यहां पर लिख देंगे डेस्ट्रॉय,
ठीक है। तो दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, अब किसको मिटाने का प्रयास किया? इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को, ठीक है। तो लिखेंगे इट्स कल्चर, इट्स कल्चर, ठीक है, एंड नॉलेज, ठीक है, हिज कल्चर, नॉलेज, नॉलेज एंड साइंस, ठीक है, एंड साइंस, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया टू डिस्ट्रॉय, मिटाने का, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, नॉलेज, ज्ञान, एंड साइंस, विज्ञान, ठीक है। तो उन्होंने इसकी संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान को मिटाने का भी प्रयास किया। कौन? जो विदेशी आक्रमणकारी थे, ठीक है, उन्होंने ही प्रयास किए थे। आगे देखिए क्या है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, यानी कि वे सफल नहीं हुए। किसके कारण? देश प्रेमी के बलिदान और बहादुरी के कारण वो सफल नहीं हुए। तो किसके कारण लिखेंगे? बट, लेकिन, ठीक है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो ड्यू टू। अब देखिए यहां पर क्या है? देश प्रेमियों के बलिदान, तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, ठीक है, सेक्रीफाइस, ठीक है, एंड बोल्डनेस, देखिए बहादुरी भी है, ठीक है, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी, तो एंड बोल्डनेस, ठीक है, ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, इंडियन पैट्रियट्स का मतलब होता है देश प्रेमी, ठीक है, इंडियन पैट्रियट्स, दे वीर नॉट सक्सेसफुल, मतलब वे सफल नहीं हुए, दे वेर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है, इन इट। तो यहां पर क्या होगा? देखिए, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, ये तो हो गया, बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, यानी कि जो देश प्रेमी हैं उनकी बहादुरी और उनके बलिदान के कारण, दे बियर नॉट सक्सेसफुल इन इट, वे इसमें सफल नहीं हुए। किसमें? वो लोग चाहते थे कि मैं भारत को लूट लूं, भारत की संस्कृति को मिटा दूं, तो उसमें वो सफल नहीं हुए, क्योंकि जो हमारे देश प्रेमी थे उन्होंने बलिदान दिया और उन्होंने बहादुरी दिखाई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा लाइन क्या है? आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, यानी कि आज भी हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो लिखेंगे इवन टुडे, इसका मतलब होगा आज भी, इवन टुडे, ठीक है, इवन टुडे का मतलब होगा आज भी। देयर इज नो शॉर्टेज, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, ठीक है, इन द कंट्री, यानी कि आज भी, इवन टुडे, आज भी, देयर इज नो शॉर्टेज, किसी चीज की कमी नहीं है, ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की, इन द कंट्री, हमारे देश में। तो आज भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। यानी कि जो दिन दूनी रात चौगुनी जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश की, उसमें अगर कंट्रोल हम कर ले गए, ठीक है, उसको नियंत्रित कर ले गए, तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लिखेंगे इफ पॉपुलेशन, ठीक है, इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग, जो तेजी से बढ़ रही है, ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड, ये आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया आपको, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, बाउंड्स, ठीक है, इज कंट्रोल्ड, अगर वो नियंत्रित हो जाए, इज कंट्रोल्ड। देखिए यहां पर दोनों साथ में लेकर मैं नहीं चल सकता, देखिए या तो मैं इंग्लिश ही लिखूंगा या तो नीचे हिंदी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इज कंट्रोल्ड, तो क्या होगा? हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो द कंट्री विल अगेन become प्रॉस्पेरियस, ठीक है। तो क्या कहा गया? इफ पॉपुलेशन, अगर बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इज कंट्रोल्ड, उस पर नियंत्रित हो जाए, तो द कंट्री विल अगेन बिकम प्रॉस्पेरियस, तो हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रित हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा।
अब देखिए दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। अब दिन दूनी रात चौगुनी थोड़ी ना आप लिखेंगे कि डे एंड नाइट, ठीक है, ये सब नहीं लिखना आपको, इसका मतलब होगा बहुत तेजी से। तो यहां पर हो जाएगा इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से जो बढ़ रही है, इज कंट्रोल्ड, अगर वो नियंत्रित हो जाए तो द कंट्री विल अगेन बीकम प्रॉस्पेरियस, तो हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है सेक्शन सी का, ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका सेक्शन डी होता है इसका नाम है लिटरेचर, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन रहेगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, जैसे देखिए ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताए, यानी कि जो लोग चूड़ियां बनाते हैं या चूड़ी बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं उनको कौन कौन से खतरे का सामना करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर आपको खतरे बताने हैं, आपको इसका आंसर जो है ये 40 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। देखिए वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि वर्कर्स का मतलब जो चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है, जो श्रमिक होते हैं, वर्क वो काम करते हैं इन डिंगी सेल्स, यानी कि अंधेरी कोठरियों में, बहुत अंधेरा रहता है, ठीक है, उन कमरों में काम करते हैं, विदाउट बिना एयर एंड लाइट हवा और प्रकाश के, ठीक है। तो जो चूड़ी बनाने वाले जो उद्योग होते हैं उसमें जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो बिना हवा और प्रकाश के जो अंधेरी कोठरियां होती हैं उसमें काम करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हवा और प्रकाश रहेगा ही नहीं, जब हवा ही नहीं जाएगा तो सांसें कैसे लेंगे, मतलब उतना रहता है, लेकिन अब इतना नहीं कि एकदम खुला रहता है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा अंधेरा टाइप का वो रूम रहता है, ठीक है, वहां पर लाइट भी बहुत ज्यादा नहीं रहती, ठीक है। आगे देखिए दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, यानी कि दे लॉस वे खो देते हैं द ब्राइटनेस का मतलब होता है रोशनी, ठीक है, ऑफ दियर आइज अपने आंखों की, तो वो अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है कभी कभी। ये सब खतरे हैं, अगर गलती कर दिए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि जो द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, पॉलिश वाला आप बैंक चूड़ियों की, आल्सो ब्लाइंड्स देम उनको अंधा भी कर सकता है, यानी कि चूड़ियों की पॉलिश से जो निकलने वाला पाउडर है वो उन्हें अंधा भी कर देता है, यानी कि चूड़ियों को जो पॉलिश किया जाता है उससे पाउडर होता है, ठीक है, तो वो पाउडर अगर आंखों में चला जाता है तो वो अंधा भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ खतरे हैं जो चूड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए कुछ खतरे हैं कि वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि श्रमिक बिना हवा और प्रकाश के काली कोठरियों में काम करते हैं। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम, यानी कि चूड़ियों की पॉलिश से निकलने वाला जो पाउडर होता है वो उन्हें अंधा भी कर सकता है, यानी कि कुछ खतरे हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है हरदम, मतलब कभी कभी गलती से हो जाता है, ठीक है, ये सब खतरे हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दूसरा देखिए क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे प्रोज का, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग बताइए, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है द रैट ट्रैप, ठीक है, यानी कि चूहेदानी। तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, यानी कि किसान जो है फेरी वाले, ठीक है, फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था। देखिए व्हाई वाज द क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान यहाँ पर, ठीक है, चाहे फार्मर कहिए चाहे क्रॉफ्टर कहिए, ठीक है। सो टॉकेटिव मतलब इतना बातूनी, ज्यादा बात करता था, टॉकेटिव का मतलब बहुत ज्यादा बात करना, एंड फ्रेंडली और मित्रवत, ठीक है, विथ द पेडलर, यानी कि किसके साथ, फेरी वाले के साथ। तो जो किसान था, क्वेश्चन है कि किसान फेरी वाले से प्रति इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था, मतलब वो इतना ज्यादा बात क्यों करता था। तो देखिए आंसर है द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, सीधा सीधा मतलब है कि उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, द क्रॉफ्टर हैड, उसके पास नो वाइफ, पत्नी नहीं थी, यानी कि जो जमींदार है या किसान है उसके पास पत्नी नहीं थी, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वाज ऑल अलोन, वह एकदम अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे, जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे, ठीक है। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, ठीक है, यानी कि ही वाज हैप्पी, वो खुश होता था, टू हैव समवन टू टॉक, किसी से बात करके, ठीक है, इन हिज लोनलीनेस, यानी कि अपने अकेलेपन में, तो वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करके
के बहुत खुश होता था, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं थी बात करने के लिए या फिर बच्चे नहीं थे, तो वो किसी से जब बात करता था तो बहुत ज्यादा खुश होता था। ठीक है, तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो एक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था? तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, क्रॉफ्टर के पास, किसान के पास पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, वो एकदम अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, यानी कि वह अपने अकेलेपन में किसी से बात करके बहुत खुश होता था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब हम इसके पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हम पोएट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंट्री के, यानी कि सबके हम पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रोज का देखेंगे जो कि 7 नंबर का आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये इंडिगो चैप्टर से है। ठीक है, जिसमें गांधी जी के बारे में बात की गई है। तो देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, यानी कि गांधी जी ने सांस्कृतिक, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है, और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांव में क्या किया। यानी कि चंपारण एक गांव है, तो गांधी जी ने जब उसकी स्थिति देखी तो उसको सुधारने के लिए कुछ किया। तो गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण में क्या किया? चंपारण एक गांव है, ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया था ये देखिए पहले। तो देखिए ही सॉ, ठीक है, द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। ठीक है, यानी कि ही सॉ, उन्होंने देखा, द कल्चरल, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है, एंड सोशल बैकवर्डनेस, और सामाजिक पिछड़ापन इन चंपारण विलेजेस, यानी कि चंपारण के गांव में। तो उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा कि ये गांव जो है सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ठीक है, ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, यानी कि ही वांटेड टू डू, वो कुछ करना चाहते थे, समथिंग कुछ करना चाहते थे, अबाउट के बारे में, इट इमीडिएटली उसके। ठीक है, तो जो गांव है वो उसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे कि कुछ किया जाए इस गांव का, नहीं तो ये बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ठीक है, तो देखिए महादेव देसाई एंड नरहरि पत्रिका, 2 यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल्स। ठीक है, यानी कि महादेव देसाई ये आदमी है, तो महादेव देसाई एंड नरहर पत्रिका, और नरहर पत्रिका, 2 यंग मैन, ये 2 जो है बहुत यंग लड़के थे। ठीक है, बहुत जवान लड़के थे, 2 युवक थे। ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया गांधी जी एज डिसिपल, यानी कि गांधी जी के शिष्य के रूप में। ठीक है, वो शामिल हुए। तो महादेव देसाई और नरहर पत्रिका 2 युवक गांधी जी के शिष्य के रूप में शामिल हुए, गांधी जी के साथ हुए। ठीक है, आगे देखिए, इवन देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी। ठीक है, इवन का मतलब भी, देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां, तो जो उनकी पत्नियां थी, वाइफ्स थी, वो वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। ठीक है, तो यहां तक कि जो उनकी पत्नियां थी वो भी काम के लिए स्वेच्छा से आगे आई, यानी कि वो भी उनका साथ देने के लिए आगे आई। ठीक है, देखिए मैनी मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट, यानी कि इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, और जो अन्य भाग हैं उससे भी लोग आए, यानी कि बंबई, पूना और अन्य दूसरे हिस्सों से भी और भी कई लोग आए। ठीक है, उनका साथ देने के लिए, उनके मतलब उनमें उनके शामिल होने के लिए। ठीक है, गांधी जी का साथ देने के लिए। आगे देखिए, गांधी जी सन देवदास आल्सो ज्वाइंड देम, यानी कि जो गांधी जी के पुत्र हैं जिनका नाम है देवदास, तो गांधी जी के पुत्र देवदास भी उनके साथ हो गए। ठीक है, यानी कि वो भी उनका साथ देने लगे। प्राइमरी स्कूल्स बियर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, बियर ओपन, खोले गए, इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में। ठीक है, तो 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए ताकि पढ़ाई हो सके, वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है गांव वो थोड़ा आगे बढ़ सके। कस्तूरबा टॉट क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, यानी कि कस्तूरबा कौन थी? ये गांधी जी की पत्नी थी। ठीक है, तो कस्तूरबा टॉट, कस्तूरबा ने भी शिक्षा दी क्लीनिनेस, यानी कि साफ सफाई, एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता, क्योंकि तो कस्तूरबा ने भी साफ सफाई और स्वच्छता की शिक्षा दी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, यानी कि गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े पन को सुधारने के लिए चंपारण में क्या किया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कह देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। महादेव देसाई एंड नरहर पत्रिका, 2 यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल, यानी कि महादेव देसाई और नरहर पत्रिका जो हैं, ये इन 2 युवकों ने गांधी जी को शिष्य के रूप में ज्वाइन किया। ठीक है, यानी कि गांधी जी के शिष्य बनकर ये लोग ज्वाइन हुए। ठीक है, इवन देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इतना ही नहीं, जो इनकी पत्नियां हैं वो भी इस काम के लिए आगे आई। ठीक है, मैनी मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट, तो बंबई, पूना और अन्य दूसरे हिस्सों से भी और भी कई लोग आए।
ठीक है। गांधी जी सन देवदास आल्सो ज्वाइन देम, गांधी जी के पुत्र देवदास ने भी उनको ज्वाइन किया। प्राइमरी स्कूल्स वी आर ओपन इन 6 मंथ, और जो प्राथमिक विद्यालय हैं 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। और कस्तूरबा टॉट क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि कस्तूरबा ने साफ सफाई और स्वच्छता की भी शिक्षा वहां पर दी, ठीक है, ताकि लोग जान सकें कि साफ सफाई और स्वच्छता क्या होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हमारा जो प्रोज सेक्शन है वो फिनिश हुआ, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसी में से आएंगे, कुछ और अलग से भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पोएट्री पर चलते हैं। अब देखिए पोएट्री में सबसे पहला जो है वो है स्टैंजा। स्टैंजा 6 नंबर का आएगा। स्टैंजा कैसे सॉल्व करें, जैसे देखिए ये एक दे दिया गया है हमारे चैप्टर का स्टैंजा, ठीक है। किस चैप्टर का है ये, कीपिंग क्वाइट का, यानी कि शांत रहिए हमेशा, ठीक है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि कहा जा रहा है जो इसके कवि हैं, ठीक है, इसके कवि कौन है, पैब्लो नेरूदा, ठीक है। पैब्लो नेरूदा जो है वो इसके कवि हैं, इस चैप्टर के जो कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो शांति के बारे में बात कर रहे हैं, कितना शांत रहेगा, अगर शांति हो जाए हमारे चारों ओर तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, कितना रोमांचक क्षण होगा। तो देखिए कीपिंग क्वाइट नाम से स्पष्ट है, ठीक है। इट वुड बी, अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन, यानी कि उनका मतलब क्या है, यहां पर जो कवि है उनका मानना है कि जो शांति है, जो मौन है, वो एक ऐसा क्षण, ठीक है, एक असामान्य एवं रोमांचक क्षण होगा। अगर मान लीजिए हमारे चारों तरफ शांति हो जाए तो वो कैसा होगा, वो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा, रोमांटिक क्षण, रोमांचक क्षण, ठीक है। तो इनका कहना है, कवि का मानना है कि शांति यानी कि मौन का ऐसा क्षण एक असामान्य एवं रोमांचक क्षण होगा। अगर हमारे चारों तरफ शांति रहे, ठीक है, तो वो एक रोमांचक क्षण होगा, ठीक है। विदाउट रश विदाउट इंजिन, और उनका यह भी मानना है कि उस समय कोई शीघ्रता नहीं होगी, यानी कि विदाउट रश, कोई ज्यादा शीघ्रता नहीं होगी कि हाँ मुझे बहुत जल्दी ये करना है वो करना है। एवं जो वातावरण को दूषित करने वाली मशीनों की भी ध्वनियां भी नहीं होगी, विदाउट इंजिन, यानी कि बहुत सारे जो मशीन में कारखाने चलते हैं, मशीनें चलती हैं, उनकी जो ध्वनियां होती हैं वो सब भी नहीं होंगी। मतलब वो शांति के बारे में बात करें कि अगर हमारे चारों तरफ शांति होगा तो कितना रोमांचक क्षण होगा और कितना चमत्कारिक क्षण होगा, ठीक है। उस समय ना तो कोई शीघ्रता होगी, ना ही विदाउट इंजिन, ना ही कोई ध्वनियां हमारे चारों तरफ किसी भी मशीन की होगी, ठीक है। आगे देखिए, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है, मतलब कह रहे हैं वो कि वो एक विचित्र एवं असमान क्षण होगा जिसमें चारों ओर स्थिरता होगी, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, चारों तरफ स्थिरता होगी, और इस असमान क्षण में मानवीयता के संबंध मजबूत बनेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि जो हमारा मानवता है उसका जो संबंध है वो और अच्छा होगा, ठीक है। मानवीयता के संबंध और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है नीचे, उसका आंसर हमें देना होगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू, यानी कि जो इसमें इट है वो किसको रेफर कर रहा है। देखिए इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, तो यहां पर जो इट है वो किसको रेफर कर रहा है, इस प्रकार से हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, ऐसे आंसर हमें नहीं लिख देना है। देखिए सबसे पहले हमें डॉट डॉट करके लिख देना है, जैसे इट वुड डॉट डॉट स्ट्रेंजनेस। जब भी आप सॉल्व करें, आप तो पहले आंसर आप क्वेश्चन डालना है पहले आपको, लेकिन हम यहां पर लिख रहे हैं इट वुड, मैं नीचे ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, डॉट डॉट कर दिया हमने, और यहां पर ऐसे लिख देंगे स्ट्रेंजनेस, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। अब एक एक का हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर ए, यहां पर मैं डालूंगा आंसर ए, ठीक है। आपको कॉपी में और अच्छे से लिखना है, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे हम मैंने आपको पहले बता रखा। तो देखिए पूछा रहा है व्हाट डज इट रेफर टू, यानी कि जो ये इट है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, ये किसकी ओर संकेत करता है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे इट, ऐसे लिखेंगे, इट रेफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर ए मूवमेंट, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो इट है वो किसकी ओर रेफर करता है, तो जो इट है, ठीक है, यह एक क्षण के लिए चुप रहने को संदर्भित करता है। देखिए इट रेफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर ए मूवमेंट, ये जो इट वर्ड है यह एक क्षण के लिए चुप रहने को संदर्भित करता है कि अगर हम चुप हो जाएं तो क्या क्या होगा, कितना चमत्कारिक पल होगा वो, कितना रोमांचक पल होगा, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्षण कैसा होगा, यानी कि जब हमें हर चारों तरफ शांति रहेगी तो वो जो क्षण होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसको हमें लिखना है आंसर बी करके, यानी कि बी वाला आंसर है तो आंसर बी करके हम इसको लिख देंगे। ठीक है, कॉपी कैसे लिखे मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा इसका आंसर है, लिखिए द absence of hustle and bustle। ठीक है, एंड bustle of life would create a feeling of peace and quiet which would make us united in our natural commitment। ठीक है, नेचुरल कमिटमेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए द अब्सेंस ऑफ हस्टल एंड बस्टल ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की हलचल और हलचल का जो अभाव होगा, मतलब जीवन में हमेशा हलचल रहना चाहिए। ठीक है, वुड क्रिएट ये फीलिंग ऑफ पीस एंड क्वाइट, यानी कि वो शांति की भावना को पैदा करेगा। व्हिच वुड मेक अस यूनाइटेड इन आवर नेचुरल कमिटमेंट, जो हमारी प्राकृतिक प्रतिबद्धता में एकजुट करेगा। यानी कि पूछा जा रहा था कि व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, यानी कि वो क्षण कैसा होगा जब चारों तरफ शांति रहेगी। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ से इसका आंसर लिखना होता है। देखिए द अब्सेंस ऑफ हस्टल एंड बस्टल ऑफ लाइफ वुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ पीस। ठीक है, यानी कि जीवन की हलचल और हलचल का जो अभाव होगा वो शांति और शांति की भावना को पैदा करेगा। ठीक है, व्हिच वुड मेक अस यूनाइटेड इन आवर नेचुरल कमिटमेंट, और जो हमें हमारी प्राकृतिक प्रतिबद्धता में एकजुट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब आते हैं सी वाला क्वेश्चन, तीसरा देखिए क्या है। देखिए इसमें ए बी सी करके आपको लिखना है, जैसे यहां पर 1 2 3 किया गया है तो आप आंसर 1 लिख दीजिएगा, आंसर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर ए मत लिखिएगा। अगर मान लीजिए ए बी सी डी, ज्यादातर ए बी सी डी करके देता है तो आंसर ए आंसर बी आपको लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन एक्सोटिक इम्प्ली, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, विदेशी का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि व्हाट कैन एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब मैंने बताया था क्या, एक्सोटिक का मैंने मतलब बताया था कि जो हलचल होता है। ठीक है, इसमें मैंने इसका मीनिंग बताया था, एक्सोटिक का मतलब होता है रोमांचक क्षण। ठीक है, एक्सोटिक, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका हम आंसर सी लिखेंगे, ऐसे यहां पर नीचे लिख देंगे आंसर सी। आंसर 3 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने ए बी सी करके लिखा है तो आंसर सी यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर कि इट मीन्स unique, it means unique as the action indeed would be out of the way। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स यूनिक, इसका मतलब होगा अद्वितीय। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। एज द एक्शन इंडीड वुड बी आउट ऑफ द वे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि कार्यवाही वास्तव में रास्ते से बाहर होगी। इसका मतलब एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, इंडीड सचमुच, वुड बी आउट ऑफ द वे, वो हमारे रास्ते से बाहर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स यूनिक, इसका मतलब होगा अद्वितीय। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, मतलब रोमांचक क्षण जो है वो अद्वितीय होगा। ठीक है, उस समय अगर चारों तरफ शांति रहेगी। एज द एक्शन इंडीड वुड बी आउट ऑफ द वे। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होगा कि जो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, वो विदेशी जो होता है। ठीक है,
विदेशी जो क्षण होते हैं, मतलब जो हमारी प्राकृतिक प्रतिबद्धता है, उसमें कार्यवाही वास्तव में रास्ते से बाहर होगी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी। तो इसमें जो पोएट्री सेक्शन होता है इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको पोएट्री का जो ये स्टैंजा है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं पता होगा, इसका मीनिंग जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, वैसे तो सभी लोग लिख देंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से करना है तो इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा स्टैंजा भी। तो इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर आपको देना होगा, मैंने ABC करके दे दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आता है। इसमें आपके 2-3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है माई मदर एट 66th, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखिए ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट एंड माई मदर एट 66, ये तीनों याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। सेंट्रल आइडिया में लिखना क्या होता है, जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पोएम है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें कहा क्या गया है, उसका तात्पर्य क्या है, वो आपको लिखना होता है शॉर्ट में। देखिए इसमें जो है माई मदर एट 66 का मतलब कि जो कवि हैं वो अपनी माता जी के बारे में कह रहे हैं कि वो 66 एज की हो चुकी हैं, ठीक है, 66 साल की, और वो बूढ़ी हो चुकी है। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है दो एगिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। दो यद्यपि, एगिंग का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यद्यपि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि जो भी लोग आए हैं उनको एक दिन बूढ़ा जरूर होना है, ठीक है, ये यहां पर कहा जा रहा है। एट द फियर ऑफ सेपरेशन, एट फिर भी द फियर, डर ऑफ सेपरेशन, बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड, अपने जो प्रेम, जो अपने, ठीक है, अपने का मतलब जो प्रेम करते हैं आपसे, ठीक है, एंड नियर वंस इन वेरी पेनफुल, और जो हमारे बहुत करीब हैं उनसे बिछड़ने का जो डर होता है बहुत दर्दनाक होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एगेंग, दो एगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हालांकि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, लेकिन फिर भी अपने और अपनों से बिछड़ने का डर बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है। आगे देखिए वो कहती हैं द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस, यानी कि द पोएम, द पोएट लिख दीजिएगा, ठीक है, द पोएट। तो द पोएट टॉक्स अबाउट, जो कवि हैं वो बात करते हैं किसके बारे में, द फीलिंग, अनुभव के बारे में, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का, दैट, जो एज्ड पीपुल एक्सपीरियंस, जो एज्ड पीपुल यानी कि जो वृद्ध आदमी है वो अनुभव करते हैं, ठीक है, एंड और द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस अपराध का भी अनुभव करते हैं, व्हिच, जो देयर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर ओल्ड एज, यानी कि वो जो है व्हिच देयर ऑफ स्प्रिंग, जो वो अनुभव करते हैं एक्सपीरियंस, फॉर नॉट बीइंग एबल, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, विथ देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में। यानी कि कवि का कहना है कि कविता में अकेलेपन की भावना के बारे में वो बात करती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, ठीक है। आगे देखिए वृद्ध लोग अनुभव करते हैं उसी के बारे में बताते हैं, और अपराध बोध की भावना जो उनकी संतान अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाने के कारण अनुभव करती है, यानी कि वो भी इसको भी अनुभव करते हैं कि बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ जो संतान नहीं रह पाती उसकी भी भावना को वो अनुभव करते हैं, ठीक है। आगे देखिए द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलंचोली एंड पेन दैट योर डॉटर एक्सपीरियंस which leaving her mother all by herself at a ripe old age, ठीक है। तो द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, यानी कि ये कविता जो है ये उन भावनाओं को भी पड़ताल करती है, ठीक है, द फीलिंग, उन भावनाओं की, ऑफ मेलंचोली एंड पेन, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जो डर होता है, ठीक है, दर्द, उदासी और जो दर्द होता है, दैट, जो ए डॉटर एक्सपीरियंस, एक लड़की जो है अनुभव करती है, व्हिच लीविंग हर मदर, जो अपने माता को छोड़कर आई है, ऑल बाय हरसेल्फ, ठीक है, एट ए राइप ओल्ड एज, यानी कि अपनी माता को वृद्ध अवस्था में छोड़कर आई है, ठीक है। तो कविता उदासी और दर्द की उन भावनाओं को भी पड़ताल करती है जो एक बेटी अपनी माँ को परिपक्व वृद्धावस्था में छोड़कर अनुभव करती है, यानी कि एक बेटी अपने माँ को जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको छोड़कर जो अनुभव करती है उसके बारे में भी कहती है जैसे वो अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें आपको लिखना होता है सेंट्रल आइडिया, ऐसे आपको लिखना होगा जितना मैंने लिख रखा है, ऐसे आप लिखेंगे, पूरा नंबर आपको 4 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी कि जो लेखिका है, लेखक है, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची, ठीक है, ये पूछा जा रहा आपका आपसे कि जो लेखिका है, ठीक है, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है,
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको इसमें कैसे वो पहुंची, तो देखिए हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका जो है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो देखिए द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालेस्की, यानी कि द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर ने यात्रा की टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की, ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल यानी कि एक रूसी युद्धपोत से जिसका नाम है एकेडमिक सोकेलेस्की। ठीक है, जिसका एकेडमिक सोलेकेस्की नाम है। तो लेखक ने एक रूसी शोधपोत से जिसका नाम है एकेडमिक सोकालेस्की, इसी से अंटार्कटिका की यात्रा की। ठीक है, सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड शिप, यानी कि सी ट्रेवल, उन्होंने यात्रा की ओवर 100 आवर यानी कि 100 घंटे से भी ज्यादा, इन कॉम्बिनेशन संयोजन से, आप ये कार, एरोप्लेन एंड ए शिप और जहाज के। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की, किसकी मदद से, कार, एरोप्लेन और जहाज की मदद से। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालेस्की, यानी कि जो लेखिका है वो रशियन युद्धपोत एकेडमिक सोकालेस्की से उन्होंने अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप, यानी कि उन्होंने लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की, कार से, हवाई जहाज से और एक जहाज से। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, यानी कि ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसमें सदायो का वर्णन किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, ये किस चैप्टर का है, ये द एनिमी चैप्टर का है, 4th चैप्टर का। यानी कि सदाओं के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, सदाओं के पिता की मुख्य चिंता क्या थी। तो देखिए द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर वाज सदायोज एजुकेशन, यानी कि द चीफ कंसर्न, मुख्य चिंता ऑफ सदायो के पिताजी की, वाद सदायोज एजुकेशन, वो सदाओं की शिक्षा थी। ठीक है, तो सदाओं के पिताजी की मुख्य चिंता सदाओं की शिक्षा थी कि इसे कैसे हम पढ़ा लिखा बनाएंगे। ठीक है, फॉर दिस वेरी पर्पज, इसी उद्देश्य से ही सेंट सदाओ, उन्होंने सदाओं को भेजा था टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओं को सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, सदाओं के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी। तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर वाज सदायोज एजुकेशन, यानी कि सदाओं के पिता की मुख्य चिंता सदाओं की शिक्षा थी। फॉर दिस वेरी पर्पज ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओं को सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। ठीक है, बस हो गया। ठीक, तो दूसरे का हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी प्रोज की तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूं। देखिए, राइट ये कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना, यानी कि हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। हाना कौन है, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि लॉन्ग आंसर इसका लिखना होगा। ठीक है, ये 7 मार्क का आएगा और ये भी द एनिमी चैप्टर का है। तो देखिए हाना कौन है, तो हाना एक जो है लड़की है। ठीक है, यंग। तो देखिए हाना इज ये यंग डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल वोमेन, यानी कि हाना इज यंग, हाना एक लड़की है, युवा लड़की है, डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, यानी कि नाजुक और खूबसूरत, वोमेन मतलब महिला। तो हाना एक युवा, नाजुक और खूबसूरत महिला है। ठीक है, ये एक महिला है। आगे देखिए, इसकी शादी सदायो से होती है। तो देखिए सी मेट सदायो इन अमेरिका एट ये प्रोफेसर हाउस, यानी कि सी मेट वो मिली सदायो से इन अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस एक प्रोफेसर के घर पर। ठीक है, तो वो सदायो से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिली। ठीक है, सी हैज 2 चिल्ड्रन, इसके पास 2 बच्चे हैं, इन दोनों की शादी हो गई तो इनके पास 2 बच्चे हैं। आगे देखिए, सी हैज अपेरेंटली इनक्यूलेटेड ह्यूमैनिस्टिक वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये लड़की है हाना, ठीक है, उसने स्पष्ट रूप से मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया है। ठीक है, समझ में आया। सी थॉट, वो उसने सोचा, द बेस्ट थिंग टू डील विथ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकी एक सोल्जर है, अमेरिकी सैनिक है, इससे निपटने के लिए सबसे अच्छी तरकीब उन्होंने सोची वाज टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, यानी कि उसने उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। तो उसने सोचा कि अमेरिकी सैनिक से निपटने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए।
फिर देखिए, बट सी डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक अमेरिकी सैनिक है जो घायल था बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी उन्होंने इलाज करवाया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर देखिए, इंस्टीड सी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, इसके बजाय सी सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, सलाह दी, टू कैरी द मैन इनसाइड, यानी कि आदमी को अंदर लाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने आदमी को अंदर ले जाने का सुझाव दिया, ठीक है। सी वाश्ड द सोल्जर, उसने सोल्जर को धोया, धोने का मतलब क्या होगा, वो घायल था, उसको धोकर थोड़ा सा उसको जैसे उसके घाव थे, ठीक है, तो उसको धोया। When यमी रिफ्यूज्ड टू डू सो, जब यमी ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब यमी ने ऐसा करने से मना किया तो जो हाना है उसने सैनिक को धोया, मतलब वो घायल था, उसको थोड़ा धोया, उसका सेवा सत्कार किया, ठीक है। सी हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग द वुंडेड सोल्जर, और उसने क्या किया, सी हेल्प्स, उसने मदद की, हर हस्बैंड, अपने पति की, इन ऑपरेटिंग द वुंडेड सोल्जर, यानी कि जो घायल सोल्जर था उसके ऑपरेशन में, तो वो घायल सैनिक के ऑपरेशन में अपने पति की मदद भी वो करती है, ठीक है, ऐसा उसने किया। कितनी अच्छी है, देखिए, सी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक, यानी कि वो मरीज को एनेस्थेटिक भी देती है। सी कीप्स हर अस हर डिग्निटी एज द सर्वेंट लिविंग क्राइस्ट, ठीक है। सी कीप्स अप हर डिग्निटी, यानी कि वो अपने मर्यादा को बनाए रखती है, एज द सर्वेंट लिविंग क्राई, और जो नौकर उसका होता है वो रोना छोड़ देता है। सी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, और वो अपने घर का काम करने के लिए कड़ी मेहनत भी करती है, यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है कि हाना कौन है, उसकी शादी किससे, उसके कितने बच्चे हैं, उसने क्या क्या किया इस कहानी में, ठीक है, तो वो सब इसमें आपको लॉन्ग में लिखना होता है। तो यहीं पर हमारा आज का ये सेक्शन फिनिश होता है।